प्यारे बच्चों, आखिरकार आपका पेपर हो ही गया। आज मैं आंसर की दे रहा हूँ आपको साइंस मैथ लेवल 2 और लेवल फर्स्ट का जो मॉर्निंग में कल पेपर हुआ था, साइंस मैथ का कल शाम को हुआ था। तो जो क्वेश्चंस हमसे रिलेट करते हैं हम उनकी बात करेंगे। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो भी देखा होता जो कल परसों हमने कल डाला था, परसों नाइट में डाला था, तो उसमें से 6 से 7 प्रश्न एक ही क्लास में से मिले हैं आपको। और जो लगातार पुराने टाइम से जुड़े हैं उनको तो बेनिफिट हुआ ही होगा। फिर भी अगर आप 90 क्रॉस कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और आपका अच्छा ही गया होगा। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपके कितने प्रश्न अभी सही हो रहे हैं देखते हैं। चलिए साहब, 43 में शॉर्ट फॉर्म पूछी गई ECCE। तो ECCE हम पता नहीं कितने बार डिस्कस कर चुके हैं। ECCE की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखो, हमने आपको बोला था इंग्लिश के टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्योंकि हिंदी में कुछ भी लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। तो 43 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 43 के बाद 44 देखिए, 44वां। और 44वां में हमने फ्लैगशिप योजनाओं की बहुत सी बातें की। हालांकि ये कर्मचारी आपका जो बोर्ड पेपर बनाता है वो कैसा पेपर बनाता है वो तो पहले से आशंका थी कि जो मेन चीज़ें हैं आपको पता है NP में से भी कोई सवाल नहीं आया। तो फ्लैगशिप योजनाएं और बहुत सी बढ़िया चीज़ें थी जिनमें बहुत बढ़िया आने चाहिए थे। पर जो भी हुआ हम इन बातों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि पेपर वाले की मर्जी है, कुछ भी पूछ ले, वो कहीं से पूछ ले। अब इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन पूछता तो मजा आता, डेट पूछता तो मजा आता, पर इसने एज पूछ ली। तो कुछ कॉमन सेंस भी आपने लगाए होंगे और जिनके तुक्के सही हुए होंगे उनके लिए तो फिर बल्ले बल्ले ही है। चलिए, 44 में देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा कितनी है? तो ये 18 से 60 वर्ष है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 43, 44 और इसके बाद हम चलते हैं आगे। 45 देखिए। 45 ये आपने अगर हमारे रूल्स 2011 वाला वीडियो देखा तो दोनों प्रश्न आए हैं। देखो, आमने सामने दोनों प्रश्न हैं और दोनों आपको मिले। आपको याद है, एक तो हमने आपको ये बताया था कि साहब जो रीइंबर्समेंट होता है, पुनर्भरण होता है, वो सीधे ही साल में 2 बार स्कूल के खाते में जमा कराया जाता है। तो ये वाला सवाल पूछ लिया गया कि RTE नियम 2011 के अनुसार प्रतिवर्त वर्ष में 2 बार सीधे डैश को की जाएगी। किसको की जाएगी? विद्यालय को या आपके CBO को या लोकल अथॉरिटी को या प्रिंसिपल को? तो इसका सही जवाब है विद्यालय, क्योंकि स्कूल का एक खाता खुलेगा और उसमें पुनर्भरण की राशि आएगी। ये कौन सी पुनर्भरण की राशि है? जो RT के तहत निःशुल्क प्रवेश दिया गया है 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में, उनकी है। और साथ में ये भी पूछा गया है कि हु कैन वेरीफाई द इनरोलमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी प्राथमिक विद्यालयों में पुनर्भरण के लिए, अंतिम प्रतिपूर्ति के लिए, रिम्बर्समेंट के लिए बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये भी बोला था कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको 2 ऑप्शंस देख रहे हैं, हेडमास्टर और प्रिंसिपल दोनों एक ही होते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकते। मिनिस्टर वैसे नहीं करता, तो इसमें ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर सही जवाब आ जाएगा। तो 45 में विद्यालय आंसर और 50 वाले में ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन आपका आंसर होगा। 46 देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना याद है आपको? हमने आपको बाल गोपाल योजना बताई थी। स्कूल में दूध वितरण, एक ही दिन बाल गोपाल और निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना बताई थी। तो स्कूल में दूध वितरण की बाल गोपाल योजना है। 46 हो गया। 46 के बाद में 50 वाला, 46 के बाद में 50th 50वां प्रश्न देखिए। और 50वां प्रश्न यही है जो हम कर चुके हैं कि रिम्बर्समेंट से पहले बच्चों के नामांकन का वेरिफिकेशन कौन करता है? तो इसका जवाब आ जाएगा बच्चों, 1 मिनट। तो वेरिफिकेशन कौन करेगा? ये वेरिफिकेशन करेगा BO, इसको CBEO कहते हैं आजकल। ओके, उसके बाद कहाँ पे आ गया? 50 के बाद फिर है 55, 55 देखिए, 55 का प्रश्न। और 55 में है, यस, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में ICT या IT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? एक्सेस टू स्कूल, एक्सेस टू लर्निंग, एक्सेस टू टीचिंग, एक्सेस टू वर्कलोड। तो वर्कलोड तो वैसे ही नहीं होता, ठीक है। तो स्कूलों तक पहुंचाने में ICT काम आती है या फिर बच्चों को बेहतर सिखाने में? तो इसका जवाब होगा इजी एक्सेस टू लर्निंग, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा ऑप्शन सही आएगा, शिक्षा तक सरल पहुंच, इजी एक्सेस टू लर्निंग। ये है आपका क्वेश्चन नंबर। देखो, ये कुछ मोबाइल से प्रॉब्लम्स आती है, मैं कौन कौन से प्रश्न अपने से रिलेट करते हैं उनको लिखा हुआ साइड में, इसलिए उनको देखता हूँ बार बार। 55, तो 55 वाला हो गया। उसके बाद 56 इधर है। चलिए 56, और 56 आपको याद है हमने आपको करवाया था। अभी तक जो बातें बताई हैं सारी हमने करवाई थी, याद है ना आपको?
निम्नलिखित में कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो 7 योजनाओं की हमने बात करी थी, याद है आपको? पालनहार से लेके कन्यादान से लेके दोनों पे प्रश्न आए हैं, ठीक है? तो कौन सी एक है? तो इसमें पालनहार योजना है। पालनहार योजना याद है ना आपको? 20 कन्याओं का विवाह किया था। तो पालनहार योजना सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की एक योजना है। 56 के बाद फिर हम चलते हैं आगे 57। 57 देखिए, ये आपकी आ गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और उसमें हमने बाकायदा हमारे नोट्स में भी आपने देखा होगा 21 के एंड 31 के लिखा था, याद है ना आपको? तो 21 के है, ठीक है। 10th अलग है, तो 10th किया तो 10,000 और ग्रेजुएशन किया तो 20,000 अलग। तो 21 के और 31 के दोनों हैं। रिजर्वेशन के लिए 31 के है और बाकी के लिए 21 के शादी पर सहायता है। ओके। फिर 57 के बाद 60, 61, 62। इसके बाद हम चलते हैं 60 नंबर के प्रश्न पे। और 60वां इधर देखिए आप, 60वां प्रश्न हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं पता है ना आपको? अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट, यानी शिक्षा के अधिकार एक्ट के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर होता है? माता पिता की शिक्षा के आधार पर होता है, या बच्चे की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर होता है, या बच्चे की उम्र के हिसाब से होता है, या बच्चे की क्षमता के हिसाब से होता है? याद है कितनी बार हमने बोला है कि कक्षा कक्ष उम्र के हिसाब से सजातीय होंगे, यानी हर 9 साल का बच्चा चौथी क्लास तीसरी क्लास में होगा। तो इसका मतलब बच्चे की उम्र इंपॉर्टेंट है। RT में सबसे खास बात यही है, बच्चे की उम्र। ये हो गया अपना 60वां। 60वें के बाद 61 62 भी है, तो 61 पे चलिए इधर। और ये हम कितने बार आपको करा चुके हैं? शिक्षकों की एलिजिबिलिटी, योग्यताएं, अर्हताएं, आपको याद है? धारा 22, 21 SMC था, 22 SDP था। धारा 23 में शिक्षकों में बोलता, धारा 23 आपको टेंशन देती है, टेट पास होना जरूरी है, आपका टेट पास होना जरूरी है। धारा 24 में शिक्षकों के दायित्व हैं। धारा 25 में आपका PTR रेशियो था। तो इसमें पूछा शिक्षकों की योग्यताएं न कि दायित्व, इसलिए सही जवाब होगा धारा 23। अभी तक जो भी प्रश्न आपने देखे हैं, आपको पता है एक एक चीज हमने करवाई थी? अगर आपको लगता है हमने करवाई थी तो कमेंट करके बताना। ओके, 61 हो गया। 61 के बाद 62। और ये भी आपको याद है, हमने आपको बताया था किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव किया? याद है एक बात हमने बोला था, गांधी जी की 150वीं जयंती पर। तो 1869 में गांधी जी जन्मे थे, 150वीं जयंती हुई थी। 1 जुलाई 2019 से जो सेशन स्टार्ट हुआ था उसमें महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए थे। और आगे वाले भी ध्यान रखना। खास बात क्या थी कि ये अंग्रेजी माध्यम के 1 से 12 तक के विद्यालय हैं, और चूंकि 2019 में घोषणा हुई थी इसलिए पहला सेशन इनका आया था 19-20। तो 19-20 वाला सेशन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए, तो 62 नंबर का प्रश्न हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे 62 के बाद कौन सा आ जाएगा? बस 106 हमने आपको एक प्रश्न बताया था। पता है कुल कितने? कुल लगभग 35 के करीब प्रश्न हैं जो हमने आपसे डिस्कस किए थे, जो इसमें आपको मिले हैं। आप सोचिए इतने कम समय में। चलिए 106 पे चलते हैं। बाकी तो आप खुद ही, ये चीज़ें बहुत आसान सी हैं तो नेट वगैरह पे देख ही लेंगे। 106 आपको याद है हमने आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बताया था। उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में 3 ही उपग्रह होंगे, तो लाइन ऑफ साइट बन जाएगा, बीच में पृथ्वी है। कितनी ऊंचाई पे? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो 36,000 किलोमीटर किसी बच्चे को याद रह गया, उसने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। 106 के बाद फिर नेक्स्ट है 126, 126। 126 वाला प्रश्न देखिए, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। टीचिंग स्ट्रेटजीज should help students to acquire new elements in their cognitive structure. This is a learning view of, ये संज्ञानवादी है, व्यवहारवादी है, या रचनावादी है, या वस्तुनिष्ठवादी है? तो हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इस शब्द से तो हमको मोहब्बत है साहब। रचनावादी हिंदी में आपको बताया था कुछ भी आ सकता है। निर्मितवादी आ सकता है, संरचनावादी अधिगम आ सकता है, रचनावादी आ सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच याद रखनी है। 127 फिर कंटिन्यू चलेगा ये, अब कंटिन्यू चलेगा। ओके 127 पे देखिए,
गणित शिक्षण में पीपीटी के उपयोग का लाभ है। कॉमन सी बात थी, पीपीटी बनाते हैं सब लोग, आप कहते हैं सब पीपीटी से पढ़ो। तो संचार के प्रभावी तरीके की सुविधा देना, या अपना खुद का डिजाइन बनाना, या मौजूदा का उपयोग करना। अर्थ नहीं पूछा, लाभ पूछा है। क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना, वास्तविकता और धारणा के बीच बड़ा अंतर पैदा करना। तो अपना खुद का डिजाइन बनाना, मौजूदा उपयोग करना, ये तो पीपीटी का अर्थ है। इसने पूछा लाभ क्या है, तो सी आंसर होगा इसका मेरे हिसाब से, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। उसके बाद 128 का देखिए, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता। पहला ऑप्शन है संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति, बिल्कुल ये समस्या का सामना करना पड़ता है, समस्या है ये। भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण, ये बात अच्छी है। तीसरी बात है पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां बिल्कुल हमारे यहाँ पारंपरिक ही चल रही हैं, और प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी भी एक समस्या है। तो मैं जाऊंगा दूसरे ऑप्शन के साथ, क्योंकि बाकी तीनों नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जिसमें साफ लिख रखा है सकारात्मक दृष्टिकोण। वैसे भी ये एक ऑप्शन बाकी तीन से अलग है। चलिए 129 का प्रश्न, मैथमेटिकल मैगजीन क्या है? गणितीय पत्रिका क्या है? तो आपने पढ़ा नहीं हो पहले, वैसे यूएस से स्टार्ट हुई थी ये। तो निश्चित रूप से कोई मैगजीन है ये गणित के बारे में, और मैगजीन जहाँ भी आती है आपको पता है छोटे बच्चों का डायरेक्ट एसेस नहीं होता, उसमें टीचर्स का रोल होता ही होता है। मैगजीन टीचर्स के पास आती है, बच्चों के काम की भी होती है। तो क्या इसमें थियरम प्रूफ के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं? तो गणित में, गणित की कोई मैगजीन आएगी तो प्रमेय को प्रमाणित करने के संदर्भ जरूर उसमें मिलेंगे। दूसरी बात, इसमें शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये बात क्लियर है इसके बारे में। गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन है, ये बात सही है। लेकिन गणित के सवालों का संग्रह, कोई भी ऐसी बात जिसमें सवाल ही सवाल हो, उनका कलेक्शन हो, तो कोई ज़्यादा बहुत अच्छी बात नहीं होती। और एक मैगजीन के लिए ये बात हम आंसर के रूप में ले सकते हैं कि साहब ये उसमें नहीं है। तो गणित के सवालों का संग्रह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 129 के बाद में 130 इधर चलेंगे। 130 वाला देखिए, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश सत्रों, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो आपको आराम से समझ में आएगा। मोस्ट स्टूडेंट्स विद माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटीज, माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटीज हैव डैश फैक्टर्स दैट इम्पीड लर्निंग, लर्निंग को डिस्टर्ब करते हैं, बाधा डालते हैं। तो माइल्ड मॉडरेट आपको याद है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड हम कितनी बार बात कर चुके हैं। क्यों है ये? इंटेलेक्चुअल हैं, इनके बौद्धिक विकास में डिले होता है, इवन इनके मोटर डेवलपमेंट में भी डिले होता है। तो माइल्ड मॉडरेट दोनों, माइल्ड सबसे हल्का है, फिर मॉडरेट है, फिर सीवियर, फिर प्रोफाउंड है। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा, इन्होंने पूछा कि कौन सा कारक बाधा डालता है अधिकांश छात्रों में। तो देखो, संज्ञानात्मक कारक तो निश्चित रूप से होगा ही होगा, क्योंकि क्योंकि बौद्धिक रूप से कमजोर है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन माइल्ड और मॉडरेट में सामाजिक कारक असिस्ट करना पड़ता जरूरी होता है, इसलिए सामाजिक कारक भी हैं, ठीक है। और मोटर फैक्टर्स भी इनके डिले होते हैं, तो ये भी है, तो मैं इसको स्टार दूंगा। नेक्स्ट 131 देखिए, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया है कि मिनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? अनौपचारिक शिक्षण, स्व अनुदेशनात्मक शिक्षण, कक्षा शिक्षण, या व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण? तो देखो, स्व अनुदेशनात्मक शिक्षण तो कठिनाई आ रही है उसको, इसलिए वो सेल्फ तो अपने आप को कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। कक्षा शिक्षण चल ही रहा था, उसमें दिक्कत आ रही है। अब बचे दो, अनौपचारिक शिक्षण और व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। तो निश्चित रूप से उसको कक्षा शिक्षण के अलावा कुछ चाहिए, और चूंकि शिक्षण की बात की जाती है, इसलिए सही जवाब होगा व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, जिसमें 2 से 3 बच्चे आपस में बच्चों को पढ़ाते हैं, और वहाँ डिस्कस भी होती है, हर चीज़ पे उनकी बातें भी होती है, और वहाँ कुछ एक्स्ट्रा गतिविधियाँ भी होती हैं। तो व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से होगा। 132 का देखिए, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर, ये बहुत पहले मेरे बच्चे, अगर आप पुराने टाइम से वीडियोस देखते आ रहे हैं तो पता है ना, मेहनत आपने कभी भी की है, वो कभी ना कभी काम आती है। तो केवल राजस्थान में उन्हीं बच्चों का सही हुआ है जो हमारी पर्यटन विधि पढ़ चुके थे। हमने बोला था पर्यटन के बाद अनुवर्ती कार्यक्रम होता है, जिसको इंग्लिश में फॉलो अप प्रोग्राम कहते हैं। और फॉलो अप प्रोग्राम्स में क्या होता है, भ्रमण के दौरान हमने जो भी देखा, उनकी तस्वीरें हैं, उनकी सूचनाएं हैं, वो बाकायदा चिपकाते हैं बोर्ड पे, वापस आके उन पे डिस्कस करते हैं, क्विज करते हैं। तो एक तरीके से फॉलो अप प्रोग्राम या अनुवर्ती कार्यक्रम ड्यूरिंग ड्यूरिंग उसके भ्रमण के नहीं, क्योंकि भ्रमण के बाद होता है, बस इसी बात को पकड़ना था। हालांकि फॉर्मेटिव लर्निंग में ही आता है, क्योंकि सीखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तब तक पाठ्यक्रम का वो टॉपिक पूरा नहीं होगा जिसमें आप बच्चों को कहीं विजिट तो करवा के ले आए, टूर तो करवा के ले आए, शैक्षिक भ्रमण या फील्ड ट्रिप पे तो ले गए,
लेकिन उस पे अगर आपने वापस आके चर्चा ही नहीं करी, उसको व्यवस्थित नहीं किया, तो फिर वो एक शिक्षण अप्रोच के रूप में आपको पूरा फायदा नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था। अब वो भ्रमण नहीं था, ये टीवी पे कार्यक्रम है। कार्यक्रम दिखाने के बाद जीवंत चर्चा करता है। किसका उपयोग किया जा रहा है, तो देखो इंग्लिश में आपको मिलेगा फॉलोअप। ये है प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप एंड इवेल्युएशन। तो मूल्यांकन मूल्यांकन से रिलेटेड है ये निश्चित रूप से, कि आपने इसमें कितना सीखा, इसकी बात करेंगे। और ये बाद में होता है तो फॉलोअप बोलते हैं इसको। अनुवर्त हिंदी का शब्द है, शायद ही किसी को पता होगा कि बाद में को अनुवर्त कहते हैं। जिसको पता था उसका भी सही हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप एंड इवेल्युएशन। 100 कितना आ गया, 32 के बाद, अच्छा कंटिन्यू चलेगा अब तो। चलिए 132, 33, 34, 33 देखिए। 33 है, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। इन द डे टू लाइफ डिफरेंट पीपल ऑब्जर्विंग द सेम इवेंट बट रिपोर्ट इट डिफरेंटली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वर्ल्ड व्यू। सबके व्यू अलग अलग हैं साहब। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टिविज्म है, कल्चरल है, कोग्निटिव है, सोशियल है, या फिर रेडिकल है? तो इसका जवाब है ये रेडिकल है, वॉन ग्लेजरफील्ड वाला रेडिकल, जिसको मौलिक रचनावाद हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नाम आया, त्रिजी आया कि मौलिक आया, पर रेडिकल वन ग्लेजरफील्ड, हम इसकी भी चर्चा कर चुके हैं हमारी पुरानी क्लासेस में। नेक्स्ट 134 बहुत कॉमन सेंस का प्रश्न था। समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक तो है साहब, वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण भी है साहब, शिक्षार्थी केंद्रित भी है, लर्नर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड है, लेकिन समय की बचत इसमें हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह सकते। जिस बच्चे ने किया है उसका सही है। नेक्स्ट 135 देखिए, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति, ये भी हमने करवाया हुआ है। भाषा अभिव्यक्ति योग्यता व संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? यानी इसमें बच्चा लैंग्वेज को एक्सप्रेस कैसे कर सकता है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल रूप में कैसे प्रेजेंट कर सकता है। तो मल्टीपल चॉइस में तो हम एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो केवल बबल काले करने पड़ते हैं, जो दिखा है उसमें से रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो देखो, मौखिक परीक्षण में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ लगभग एक जैसे ही हुए ना। निबंधात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो औरों से अलग सा ऑप्शन भी है। इतने कॉमन सेंस आपको लगाने थे, अगर आपने लगाए होंगे तो निश्चित रूप से औरों से बहुत लीड ले गए होंगे। 135 के बाद 136 वाला देखिए। 136 तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला ऑफ EQ का फॉर्मूला MA/CA × 100। क्रोनोलॉजिकल, माफ करें, क्रोनोलॉजिकल एज CA नीचे आएगा, मेंटल एज ऊपर आएगा, तो थर्ड है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100 हो गया। मानसिक आयु बटा दैहिक आयु गुना 100। अब हिंदी में देखो दैहिक आयु आ गया तो आप दैहिक में फंस गए, जबकि आप हमारे बच्चे थे तो हमने आपको बोला था क्रोनोलॉजिकल शब्द आएगा परीक्षा में, तो वो आया है। तो सही जवाब कौन सा हो गया? 136 में C राइट आंसर है, C। 137 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? तो 1000 बार बता चुके हैं। दमन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, रिप्रेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, तीनों के तीनों डिफेंस मैकेनिज्म है। अप्रत्यक्ष को डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, लेकिन वो 4 हमने आपको बताया था। बाधाओं का निवारण, रिमूव द बैरियर्स, वैकल्पिक रास्ते का चुनाव, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, सब्सटीट्यूशन ऑफ गोल्स, और फिर विश्लेषण में निर्णय। तो 4 में से एक बात यहाँ पे दे दी, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। मेरे ख्याल से इससे आसान कोई प्रश्न नहीं हो सकता। 138 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक, आप ईमानदारी से बताइए कितनी बार हमने फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन बोला है ना। तो देखो इसमें 3 चीज़ें आ गई। इवन मैंने लास्ट के वीडियोज़ में सारी बातें बोली हैं। ओरिजिनलिटी होती है, फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मौलिकता होती है, धारा प्रवाहिता होती है, लचीलापन होती है, मेमोराइजिंग तो वैसे नहीं होता, ये तो वैसे ही अलग सा हो गया। तो स्मृतिकरण या मेमोराइजिंग इसका आंसर है। कमेंट करके बताना कि हमारी वो बातें आपको नींद में भी पता थी जो हमने बताई हैं, और लगभग वही सारी बातें आई हैं। नेक्स्ट 139, मेंटल एज किसने दिया? हमने कितनी बार आपको बताया है, अगर IQ की बात आए तो स्टर्न के साथ जाएंगे, स्टर्न नहीं मिला तो टर्मन के साथ जाएंगे, लेकिन मेंटल एज की बात हुई तो बिने साइमन, फ्रांस वालों के साथ जाएंगे। तो मानसिक आयु अल्फ्रेड बिने। 140, थोंडाई के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने के प्रयास व त्रुटि की व्याख्या की गई है? तो ट्रायल एंड एरर तो बार बार अभ्यास से होगा। और यहाँ भी देखिए, प्रभाव और तत्परता एक ही होते हैं, इसलिए यह आंसर नहीं होगा, यह आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अभ्यास का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140 के बाद 141, कितनी बार करवाया है ये, है ना, क्लास में, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सब जगह। माउस को माउसेज कर लिया, तो ये सबको ऐसे ही कर रहा है, जबकि ये बात सही नहीं है। ये तो आपका नेगेटिव ट्रांसफर है, जिसको बोलेंगे ऋणात्मक स्थानांतरण। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक स्थानांतरण।
यानी हाउस पे तो हाउसेज लागू होता है, लेकिन माउस पे माउसेज लागू नहीं होता। 142 का देखिए, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मेरा हर बच्चा जानता है। क्रिया प्रसूत पुनर्बलन पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्किनर वाला ऑपरेंट पुनर्बलन पर आधारित है। 143 बालक का विकास, अब इस तो क्या ही बताऊं मैं आपको, अनुवांशिकता वातावरण दोनों। 144 देखिए, ये लास्ट के वीडियो में भी हमने आपको बताया था, याद है आपको? हमने ट्राइआर्किक बताया था, स्पीयरमैन बोला था, इवन स्टर्नबर्ग, गार्डनर, बर्ट वर्नन भी आपको बताया था। हायरार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आए तो बर्ट वर्नन, याद है आपको? हायरार्किकल लर्निंग आए तो रॉबर्ट गेने, और हायरार्किकल नीड थ्योरी आए तो मैस्लो। याद है आपको? पिछला वीडियो आपने देखा, मैंने फिर आपको बोला कि आप लास्ट के वीडियोस देख के जाना, पर फिर भी आप नहीं जाते हैं तो फिर हम क्या बताएं। चलिए, तो साहब बर्ट और वर्नन ने दिया हायरार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इस आपके स्पीयरमैन ने दिया जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स, जी व एस तत्व। गार्डनर ने दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि। स्टर्नबर्ग का ट्राई आर्किक। तो क्या हो जाएगा? नीचे वाले में देख लो आप, 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है? 2 1 4 3 डी में है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? यानी बर्ट वर्नन का है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, स्पीयरमैन का है सामान्यता विशेष, गार्डनर का बहुबुद्धि, स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक। अब आप सोचिए, आपको एहसास हो रहा होगा कि जो लोग आपको हिंदी में पढ़ाते थे, जिनके पास आप भीड़ की तरह जाते हो बेवकूफ़ों की तरह, उन्होंने ज़िंदगी में ट्राइआर्किक नाम ही नहीं लिया, जबकि यहाँ तो ट्राइआर्किक हिंदी में भी आया है। चलिए, क्या क्या प्रूफ दें, क्या क्या समझाएं। 144, उसके बाद 145। लास्ट के वीडियो में हमने आपको ट्राइसोमी 21 में ये भी बताया था 46, जब बच्चा बेबी जन्म लेता है तो 46 क्रोमोसोम्स के साथ जन्म लेता है, तो इसका 46 हो गया। 146 ये नहीं है, बिटकॉइन वगैरह आप देख लेना नेट पे इसको। ओके बच्चों, तो ये था आपका पेपर। उम्मीद करता हूं कि अच्छा हुआ होगा। अगर फिर भी आप साधारण सी गलतियां करके आए हैं तो अपने आप को दोष नहीं देना है, दोष इस बात को देना है कि लंबे समय तक आपने अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहने का काम नहीं किया। हालांकि आपने मेहनत तो की होगी, पर आपने मेहनत सही दिशा में नहीं की है। कोई बात नहीं, जो भी होता है सबक सिखाता है। जिनका पेपर 90+ हुआ है उनको तो बधाई, जिनका 80+ हुआ है चांसेस रखो। और ख़ास बात, मुझे नहीं पता आपका सब्जेक्ट का क्या लेवल था, लेकिन ठीक ही लेवल बता रहे हैं, तो उम्मीदें रखें आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में हमेशा मेरिट कम जाती है, जो हम सोचते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए कहीं भी किसी भी जगह आप हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं। और आगे की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आ रही हैं, तो अभी से पढ़ाई जारी रखना। रीट भी आ रही है, और अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाना। ओके, अब चलते हैं L1 वाले पे। और बच्चों, ये कभी मत सोचना, आपने ये भी सोचा है, हमने पुराने सॉल्यूशंस और क्लासेस दिए तो हमने देखा है इस बात को कि सब L1 से हमको क्या मतलब है। अरे L1 में भी तो वही साइकोलॉजी है, वही बातें हैं, वही पेडागोजी है, ठीक है ना? तो अभी भी आप कंटिन्यू चीज़ों को करें, कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए L1 का देखते हैं सॉल्यूशन, और स्टार्टिंग 51 नंबर के प्रश्न से है अपनी। तो 51 देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो खंड ब्लॉक है, ब्लॉक सीबीओ है, सीबीईओ, सीबी चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो सीबीईओ इसका राइट आंसर है। 51 के बाद फिर 53, जनरल बजट देख लेना, 12 13 वगैरह, ये तो आप वैसे ढूंढ लोगे। देखो, प्राथमिक स्तर पर आरटी 2009 का अनुपात, तो प्राथमिक है तो 30:1, वो है तो 35:1, तो 30:1 आ गया प्राथमिक स्तर पर, 30:1। उसके बाद 54 छोड़ो, देख लेना आप। 55 1000 बार बताया हमने आपको। प्रबंधन समिति में कितने सदस्य गार्जियंस होंगे? तो महिलाएं होंगी 1/2, और गार्जियंस होंगे 75% या 3/4। उसके बाद 56 61, 56 पे चलिए। 56 तो कंटिन्यू है। दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग करते हुए किस सूत्र का पालन किया जाना चाहिए? तो हम सब जानते हैं, मूर्त से अमूर्त होता है, ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। कितनी बार बता चुके हम। 56 के बाद फिर हम चलेंगे 61 65, 61, और 61 में कौन सा सवाल है? करेक्ट ऑप्शन चुनना है। व्हाट इज लर्निंग? पैसिव है कि स्टे है कि एक्टिव है कि एक्टिव एंड पैसिव है? देखो कितनी बार बोला है हमने आपको, क्लू भी बोले थे कि शांत रहना और निष्क्रिय तो एक जैसे ही हैं, एक जैसे कभी भी आंसर आपके नहीं होंगे, ठीक है? इसका मतलब, और तीसरे में भी एक जैसे वाली बात आ गई, इसका मतलब सही जवाब है सी, सक्रिय रहना। एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस 1000 बार बोला गया है,
फिर भी आपने नहीं सुना तो आप जानो। 65 पे चलते हैं। 65 65 वाला देखिए। राजस्थान आरटी, लाख बार बताया आपको, राजस्थान आरटी में कितने भाग कितनी धाराएं हैं? तो जवाब है 10 भाग और 29 धाराएं हैं। याद रखना यहाँ पे आरटी एक्ट 2009 में वर्तमान में 38 धाराएं हैं, 39वीं आई थी, निष्प्रभावी हो गई। 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं, एक अनुसूची है। और आरटी रूल्स में 10 भाग और 29 धाराएं हैं, जिनके पूरे वीडियोस हमने आपको दिए हैं। 65 के बाद 67। 67 एक्चुअली ये बुक थी वुड्रो विल्सन साहब की, जो आपने कहीं पढ़ी है तो कर दी होंगी, बाकी तो अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो कोई बात नहीं। 67 के बाद फिर हम चलेंगे 76। 70 नंबर वाला देखिए। ये हमने जाने कितनी बार हमारे पुराने वीडियोस में बताया है कि साहब यूजीसी की स्थापना एक्चुअली हुई थी 1956 में। तो उससे पहले जो आयोग बना था, आपको पता है मुदालियर तो स्कूली शिक्षा के बारे में था, माध्यमिक शिक्षा आयोग इसका दूसरा नाम है। राधाकृष्ण आयोग जो बना था, पहला आयोग भारत का, जो कि विश्वविद्यालय आयोग के नाम से था, उसी ने सिफारिश की थी यूजीसी की। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसका आंसर है। तीनों आयोग ध्यान है ना आपको, विश्वविद्यालय, उसके बाद मुदालियर, उसके बाद में कोठारी 64-66, 52-53, याद है ना, 48-49। चलिए 70 के बाद फिर हम चलेंगे 76, 80, 86। 76 पे चलते हैं। 76 पे है, ये भी हमने आपको कितनी बार बताया है, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है। तो देखो, गरीबी रेखा के नीचे का समूह और दुर्बल वर्ग, ये तो दोनों वो आपके बीपीएल हैं, ठीक है। विशिष्ट पिछड़ा वर्ग कुछ है नहीं, तो ये सही जवाब होगा डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। हमने कितने बार डिसएडवांटेज्ड शब्द बोला, याद है आपको? डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, असुविधाग्रस्त या अलाभित समूह। 76 के बाद 80, 86, तो 80 आ गया इधर। 80 देखिए, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो जटिल से सरल तो कभी होती ही नहीं है, अधिक समय लगाने वाली वैसे नहीं होगी, निरुद्देश्य तो होता ही नहीं, तो सरल से जटिल, इससे आसान तो क्या ही होगा। नेक्स्ट 80 के बाद 86, 89। 80 के बाद 86 इधर मिलेगा शायद, 86 आ गया। 86 देखिए कितना आसान था। क्या था 86 कि साहब, राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 किसको फ्री शिक्षा देगा? तो 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 to 14 ईयर्स इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले पे, 86 के बाद 89। 86 के बाद इधर आएगा 89। और ये देखिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब कितने अध्यापक स्वीकृत होंगे? तो उच्च प्राथमिक में 35-1 का रेशियो है, तो 35 पे 1, 70 2, 105 होते 3, 106 होते 3 हो गए, ये 130 है, इसका मतलब 3 टीचर होंगे। और हम आपको बार बार बता चुके हैं कि अपर प्राइमरी में 100 बच्चों पे 100 प्लस पे, और प्राइमरी में 150 प्लस पे एक एचएम होगा, जो कि शिक्षकों में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 शिक्षक होंगे, 5 नहीं होंगे, क्योंकि 5वां तो एचएम होगा, एचएम को हम शिक्षकों में काउंट नहीं करते। तो 4 इसका आंसर होगा। 89 के बाद 116 पे, 116 का प्रश्न देखिए, ईयरफोन लगा के सुनना। 116, यस, 116 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम, देखो कंस्ट्रक्टिविज्म कितना महत्वपूर्ण रहता है हर बार, और कितना सरल है, मेरे ख्याल से इसमें तो हर बच्चा सही करता होगा। कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? आपको बताना है, नोट नहीं है। पहला है, रचनावाद उपागम खोज अधिगम पूछताछ विधि व सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है। बिल्कुल, ये अच्छी बातें होती हैं, तमाम अच्छी बातें रचनावाद उपागम की हैं। बाल केंद्रित है, बिल्कुल है। रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों या ज्ञान के स्व रचना, बिल्कुल खुद ही रचना करता है, बार वाला हस्तांतरण नहीं करता, पे ध्यान देता है। और चौथा ऑप्शन क्या है, रचनावाद में ज्ञानार्जन प्रक्रिया के स्थान पर ज्ञानार्जन नहीं करना है, सीधे विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया। तो ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि साहब ये बात ही गलत है, तो रचनावाद इसको नहीं मानता, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 116 के बाद 117 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है। चलिए 117 देखिए, इनमें कौन सा कागज, हमारे बहुत पुराने वीडियो में आपने देखा होगा, हमने टीचिंग मेथड्स, माफ करें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक वीडियो बनाया था, जिसमें फ्लेनेन बोर्ड, आपके नोटिस बोर्ड, ये तमाम बातें आपको बताई थी, एपिडायस्कोप, डायस्कोप, अनुभव शंकु, कोण ऑफ एक्सपीरियंस, एडगर डेल, याद है आपको?
तो कौन सा कागज फ्लेनन बोर्ड पर चिपका रहता है? रेजमाल, रेजमाल का कागज बोलते हैं, रेगमाल भी बोल सकते हैं, हम लोग साधारण भाषा में रेजमाल भी बोलते हैं इसको। ओके, इस जगह फ्लेनन पे भी प्रश्न आया है, मुझे लगता है इसमें आया कि इसी में आया होगा शायद, तो रेगमाल। ओके, 118 का देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? तो कमजोर है तो निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा 118 में। 118 के बाद हम चलते हैं 119। 119 देखिए, 119 इधर मिलेगा। 119 में है ड्रेकाली विधि। तो ड्रेकाली विधि तो हर कोई करके आया होगा, मानसिक विकार मंदबुद्धि। 1925 में अमेरिका में ड्रेकाली ने इसको लागू किया था, स्लो लर्नर्स के लिए है। फिर 120, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो उसमें कौन से गुण का अभाव रहता है? तो साहब वो विभेद नहीं कर सकती, विभेदीकारिता या विभेदकारिता का अभाव रहता है। यानी एक जैसे प्रश्न है तो अंतर कैसे करेंगे साहब, विभेद कैसे करेंगे? विश्वसनीयता, कंसिस्टेंसी याद रखना, वो शब्द आ सकता है। वैधता, वैलिडिटी याद रखना। वस्तुनिष्ठता, कोई भी देखे परिणाम वही रहेगा। विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता में ये फर्क है, वस्तुनिष्ठता में जांचने वाला बदल जाता है, परीक्षक बदलता है, इंसान बदल जाता है, लेकिन परिणाम नहीं बदलता। और विश्वसनीयता में समय बदलता है, वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर परिणाम नहीं बदलता। कंसिस्टेंसी शब्द, स्थायित्व शब्द याद रखना। उसके बाद में 123, 123 देखिए, सही विकल्प का चयन करें। तो देखो 123 सीआरटी एनआरटी की बात है, हम कर चुके हैं खूब। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन या टेस्ट और नॉन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। तो एनआरटी और सीआरटी, ध्यान क्या रखना था आपको? एनआरटी सीआरटी में ध्यान आपको ये रखना था कि सीआरटी में तो एक निश्चित क्राइटेरिया है, उसको कवर करना पड़ता है, और एनआरटी में बच्चों की आपस में तुलना होती है, रैंकिंग होती है। ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड टेस्ट हैं जो एट द एंड होते हैं। और ये सवाल जो दिया है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखो, पहला है मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में। सवाल ये नहीं कि मानदंड कौन सा है, अंत में देंगे तो ये संरचनात्मक मूल्यांकन हो सकता है क्या? फॉर्मेटिव क्या अंत में दिया जाता है? नहीं। अब देखो, मानक संबंधित मूल्यांकन निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ये अंत में और योगात्मक वाली बात ठीक है। तीसरा देखिए, निर्देशन के दौरान, और दौरान योगात्मक नहीं होता, दौरान तो एफ होता है, फॉर्मेटिव होता है, यहां दौरान देके और ऐसे दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया। चौथा ऑप्शन, निर्देशन के दौरान और फॉर्मेटिव दिया, ये बात सही है। लेकिन अब बी और डी में राइट आंसर कौन सा होगा? तो सीआरटी एनआरटी दोनों ही एंड में होते हैं, ठीक है ना? तो एंड में होते हैं, इसलिए संरचनात्मक और दौरान वाली बात के साथ भी हम नहीं जाएंगे। सही जवाब मेरे हिसाब से इसका होगा बी ऑप्शन, कि मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन, बी। उसके बाद चलेंगे 124, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्ष में, आपको पता है हमने आपको बताया था कि नोटिस बोर्ड कक्षा कक्ष में नहीं होता, फ्लेनेन बोर्ड कक्षा कक्ष में होता है, फ्लानेन का कपड़ा होता है इसमें। तो फ्लानेन बोर्ड जिस पे चित्र वगैरह चिपकाते हैं, बच्चे देखते रहते हैं, क्लासरूम में होता है ये। 124 बता चुका हूं पुराने वीडियोस में। तो कितनी बातें ऐसी हैं जो हमने बताई हैं, आपने अगर उनके साथ आप रहें, हालांकि मैं भी आपकी जगह कोई टीचर मेरे को ऐसे बताते और परीक्षा में जाता तो मेरे भी इनमें से गलत होते, और जो गलत होते उसमें मैं भी निराश होता। तो सबके हुए हैं गलत, चिंता करने की बात नहीं है आपको। कमेंट करना मेरे को आप जरूर कि अभी भी आपका ठीक है और आगे से भी बहुत ठीक होगा। कहाँ पे आ गए थे हम? 125 पे चलिए। 125, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? हालांकि देखो, हर जगह इन्होंने इंग्लिश और बाइलिंगुअल पेपर नहीं बनाया, तो कुछ कमियां भी हैं, और इनकी तो सब बोर्ड की तो कमियां रहती ही हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको तो ये ले नहीं पाए, खैर जो भी है। वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में कौन सी विधि असंगत है? कहानी विधि, वाक्य विधि, देखो और बोलो विधि, ध्वनि साम्य विधि। तो बाकी तीनों के अलावा असंगत है ध्वनि साम्य विधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि साम्य विधि 125। हालांकि ये हिंदी वालों का सवाल है। 126, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नेगेटिव अप्रोच है, आप इसे कैसे दूर करेंगे? सूक्ष्म से स्थूल तो कभी होता ही नहीं है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का उपयोग करेंगे तो होता ही नहीं है। नए आयाम स्थापित करने को करेंगे तो पहले से ही नेगेटिव है। फिर भी नए आयाम अच्छी बात तो होती है, पर उनके लिए नहीं होती। शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, एक शिक्षक के लिए बोला है, तो शिक्षक शिक्षण विधियों के लिए जिम्मेदार है, तो बिल्कुल ये बहुत बढ़िया बात है। निराश विद्यार्थियों से मुंह मोड़ने लगेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, हम इसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली शिक्षक ही जिम्मेदार होता है, शिक्षक को ही चीज़ें बेहतर करनी पड़ती हैं। 126 के बाद 127 कंटिन्यू है। ओके 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 ओके, कंटिन्यू है, चलिए। 127,
स्पीच मस्ट प्रोसीड मेरा हर बच्चा जानता होगा, हमने LSRW कितने बार बोला है, लाखों बार बोला है। और आपने पता नहीं कितना हल्के में लिया होगा, हमने वहाँ भी बोला कि हल्के में मत लेना, क्रम भी याद रखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आ गया ना। और एक प्रश्न नौकरी दिलवाता है और एक प्रश्न नौकरी ले लेता है। तो क्या बोला, अब केवल यही है, हिंदी में कुछ है ही नहीं, स्पीच मस्ट प्रोसीड। अब आपको प्रोसीड का भी पता नहीं है तो फिर हमारी क्लासेस आपने देखी नहीं। हमने बोला ना, दो चीज़ें याद रखना, शब्दों से खेलना, शब्दों को समझना, ठीक है। और तुक्के में भी हमने आपको बताया था कि एक जैसे जैसे दो ऑप्शन आंसर नहीं होंगे। चलिए खैर, तो स्पीच, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीच किसको प्रोसीड करता है, यानी किससे पहला है, स्पीच के बाद क्या आएगा, तो RW आएगा। RW ऑप्शन नंबर 1 में है, रीडिंग, राइटिंग। अब आप सोचिए, अगर आपने LSRW वाली बात हमारी सुनी थी तो आपका ये प्रश्न सही हुआ होगा। कमेंट करके बताना कि ये प्रश्न आपका सही हुआ है क्या। कमेंट करना मेरे को जरूर इसके नीचे, मैं पढ़ूंगा अभी कमेंट्स आपके। और नए बच्चे जो मेरी ये देख रहे हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भले ही उन बेवकूफ़ों की भीड़ में शामिल होने से बेहतर है जो इतना ज़्यादा परिश्रम करते हैं लेकिन वो सही दिशा में नहीं होता। 128 का देखिए, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सामग्री है। हमारी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए आवाज़ कम है, पर आप चिंता नहीं करें। आप मेरे को ये कमेंट में नहीं करें कि साहब आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ जितनी भी आ रही है उसी से काम चलाओ। पुराने ज़माने में तो टीचर्स मिलते नहीं थे, लाख, क्या बोलूँ मैं आपको, कितने कितने किलोमीटर्स, मील दूर जाके पढ़ते थे। वो अपने गुरु को ढूंढते थे और गुरु उनसे ऐसे ऐसे काम करवाता था, घर के काम करवाता था, और जब मूड होता तो पढ़ाता था। तो वो भी शिष्य थे। तो तपस्या है आपकी, आप लोग अभी शिष्य हैं, आपको तपस्या करनी है, फिर तो आप गुरु बनने ही वाले हो। तो चलिए, तो जो भी परिस्थितियां हैं जैसे भी हैं, ना अपने पास स्मार्ट बोर्ड है ना कुछ और है, ये मोबाइल है और ऐसी आवाज़ है, इसी से आपको जुड़े रहना है। तो निश्चित रूप से सफलता के लिए हम आपके लिए प्रयास करेंगे दिल से। हमने ईमानदारी से इस बार भी प्रयास किया था, हमने आपको कंप्यूटर की बहुत सी बातें पढ़ाई थी, बहुत सा कोशिश करी थी हमने सब चीज़ लेने की, लेकिन जितना आपको मिला वो ठीक है, आगे से और भी लेंगे आप, ये बस डिटरमाइन करना है। और जो भी होता है अच्छा होता है। कभी ये मत सोचना कि मेरा पेपर खराब हो गया अब तो मेरा जीवन ही खराब हो गया, नहीं। ये इसलिए हुआ है कि भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ आगे से सोच रखी है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी और दिमाग ओपन रख के मेहनत करनी पड़ेगी। बेवकूफ़ों को फॉलो करना छोड़ना पड़ेगा, पहला काम तो यही है। निम्नलिखित में से वर्गात्मक और युगपत समीकरणों को हल करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि, तो देखिए, जादू की लालटेन से इसका कोई संबंध नहीं होता। बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ लगाते हैं, लिंगवा फोन में सुनते हैं हम, तो ग्राफ राइट आंसर है। वैसे भी आपको याद है, 8वीं 9वीं क्लास में आप पढ़ते थे तो आपको परीक्षा में, एग्जाम में दो चीज़ें दी जाती थी। एक तो मैप दिया जाता था और मैथ्स का जिस दिन पेपर होता था उस दिन ग्राफ दिया जाता था ना, तो ग्राफ है। नेक्स्ट 129 का देखिए, 129, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल, ये मैं नहीं बताऊंगा। 130 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो एड। हाँ, ये पुराने वीडियोस में हमने आपको बताया है, अनुभव संको में बताया है। डायस्कोप, एपिस्कोप, ये सारे के सारे केवल और केवल दृश्य हैं, याद है आपको। टेप रिकॉर्डर ऑडियो है, रेडियो ऑडियो है, ग्रामोफोन ऑडियो है, एपिडायस्कोप, डायस्कोप जादू की लालटेन है, और एपिस्कोप जिसमें मूल वस्तु को बड़ा करके पर्दे पे दिखाते हैं, ये ओनली विजुअल हैं, इनमें ऑडियो नहीं है। और दोनों मिला के एपिडायस्कोप बनता है। इवन प्रोजेक्टर, ये भी सब ओनली विजुअल है, ऑडियो नहीं है। ये बात हमने आपको कितनी बार बताई है हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोस में, पर आप नहीं आए तो हम क्या करें। 130 के बाद फिर चलेंगे 131 पर। 131 इधर मिलेगा, और वो है, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। बिल्कुल, परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन को, जब आंसर की में कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं, उनके आधार पर करना है। तो आप देख सकते हैं, ग्रेडिंग वही है, रेटिंग वही है, परसेंटाइल वही है, तीनों एक जैसे ही हैं जो कभी आंसर नहीं हो सकते। और बिंदु विधि या पॉइंट मेथड इसका राइट आंसर है। यानी उस आंसर की में पॉइंट्स दिए रहते हैं ना, कभी आपने बोर्ड की और ये किताबें चेक की हैं तो उन पॉइंट्स के आधार पे उत्तर क्या देगा, कि उत्तर में भाषा कैसी है, ये एक पॉइंट है, उत्तर में ऑब्जेक्टिव्स कहाँ तक पूरे हो रहे हैं, ये एक पॉइंट है, साफ सफाई कितनी है, ये एक पॉइंट है, हैंडराइटिंग क्या है, ये एक पॉइंट है, ऑब्जेक्टिविटी उसके आंसर में कितनी है, भटक तो नहीं रहा, वैलिडिटी कितनी है, ये सारे पॉइंट्स के आधार पे तो मार्क्स देते हैं। बात समझ में आई है। निबंधात्मक प्रश्नों में ये इंपॉर्टेंट होता है, बिंदु विधि। 132 का देखिए, 132 का नहीं देखेंगे हम, 133 34, 133 का देखिए, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, फिर भी परीक्षा उपागम इंक्वायरी मॉडल याद है आपको, शिक्षक की एक मुख्य भूमिका में है। इंक्वायरी मॉडल में विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, तो फैसिलिटेटर एंड मोटिवेटर रहता है, बच्चे प्रश्न पूछते रहते हैं,
उनको हाउ टू इंक्वायरी में ट्रेंड करता है टीचर। फैसिलिटेटर होता है, मोटिवेटर होता है। इंस्ट्रक्टर टीचर कभी नहीं होता, तो दो में तो वैसे इंस्ट्रक्टर आ गया, तीनों में इंस्ट्रक्टर शब्द आ गया। देखो मैंने आपको क्लू भी बताया था कि एक जैसे ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होते। दूसरे में इंस्ट्रक्टर शब्द आया कि नहीं आया, बी ऑप्शन में। सी में इंस्ट्रक्टर है कि नहीं है, सी में है। डी में इंस्ट्रक्टर है कि नहीं है, डी में भी है। इसका मतलब इंस्ट्रक्टर वाली तीनों बातें गलत हो गई, तो फैसिलिटेटर एंड मोटिवेटर वैसे ही आपका राइट आंसर होना था। आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर मेरा ये फैसिलिटेटर वाला सही हुआ है। नेक्स्ट 134, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि हेतु डिस्कशन मेथड के लिए कौन सा उपयोगी नहीं है? यूएनओ एवं विश्व शांति, सौरमंडल सोलर सिस्टम, भारत की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, लिविंग इन मॉडर्न इंडिया। तो हम विश्व शांति पे चर्चा ही कर सकते हैं, विदेश नीति पे चर्चा ही कर सकते हैं आधुनिक भारत के लिए, लेकिन भारत में जीने पे चर्चा ही कर सकते हैं। लेकिन सौर सिस्टम सौर मंडल तो चर्चा के द्वारा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ आप सीधे ग्लोब दिखाओगे बच्चों को, सीधे आप बच्चों को चीज़ें दिखाओगे, मॉडल्स दिखाओगे। तो सौर मंडल मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा। 135, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम, हमने आपको 1000 बार बताया, 1000 बार। डिस्कवरी लर्निंग आ जाए तो, हालांकि जीन पियाजे ने डिस्कवरी की बात करी थी, डिस्कवरी लर्निंग आ जाए तो ब्रूनर के साथ चले जाना। फिर भी आप में से बहुत से बच्चों को कमेंट आए हैं कि सर हम क्या करें, आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चले गए, आपत्ति लगेगी क्या? आपत्ति हर बार की तरह लगेगी और हर बार की तरह बोर्ड के आंसर की आएगी, आपको मिल जाएगा जेरोम ब्रूनर। आपने आर्मस्ट्रॉन्ग किया है तो क्या बोलूँ मैं आपको, जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट, याद है आपको हमने कितनी बार बताया है कि जब बच्चा जन्म लेता है, हमने एक टर्म आपको बताई है 136वें में, जन्म के समय नवजात का सिर शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है, एक टर्म बताई थी, याद है आपको? और वो आपकी उनकी मैडम हरलोक की वो बातें, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन। तो अनुपात में परिवर्तन हमने आपको बताया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका सिर और उसकी बाकी बॉडी को आप नापें तो 1:4 का रेशियो होता है। बोला था, एक बार नहीं 1000 बार बोला था। 1:4, यानी सिर का और बाकी बॉडी की लंबाई का प्रोपोर्शन होगा 1:4। तो यही सवाल इन्होंने पूछ लिया कि बाकी लंबाई और शरीर की लंबाई, तो 1:4 क्या होता है, सिर 25% होगा, सिर 25 25 25। ये भी कमेंट करके बताना कि आपने ये मेरी बात सुनी थी क्या, और आप ये 25 करके आए हो क्या। और कुछ ईमानदार बच्चे आप में ऐसे भी हैं जो कह देंगे हाँ सर आपकी बात तो सुनी थी पर हम 25 नहीं करके आए, 15 करके आए हैं, तो उनके लिए तो हम क्या बोलें। फिर भी वो ईमानदार हैं तो आगे से उनके लिए ठीक होगा। 137वां देखिए, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन, याद है आपको? आपके ऑफलाइन क्लासेस में हमने आपको जो परिभाषाएं बताई हैं उनमें हर बार हम आपको ये बताते हैं, याद है वो एग्जाम्पल कि बच्चे थे तो लड़ते थे फिर बड़े हुए। तो व्यवहार में संशोधन और परिमार्जन, जी मर्फी एग्जैक्ट ये शब्द हमने यूज किए, व्यवहार में संशोधन और परिमार्जन, जी मर्फी, गार्डनर बर्फी, राइट आंसर। नेक्स्ट, यह परिभाषा है व्यक्तित्व की वह विशेषता जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। ये केटल साहब की है, केटल केटल केटल। 138 के बाद 139 भी है, इधर 139 पे चलिए। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, अक्षरों में भेद नहीं कर सकती, तो डिस्ग्राफिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बार बता चुके हैं, अगर आपने काउंट किए तो हमने आपको जो बोला था एक सीट पक्की, उसमें हमारी मेहनत में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, और हालांकि बहुत बेहतर बहुत बेहतर बहुत बेहतर हर बार होता है। तो करीब 30-35 तक प्रश्न अगर आपने ईमानदारी से हमको सुना होता तो आप आराम से कर सकते थे, और बाकी आपकी खुद की मेहनत है, तमाम जीके, तमाम आपकी कल्चर, हिस्ट्री, करेंट, और आपके कंप्यूटर की वो चीज़ें जो हमने आपको कराई भी नहीं है क्योंकि हम करा भी नहीं सकते थे वो, तो वो चीज़ें तो आपको ही करनी थी। अगर आपने वो अपने अपने लेवल पे ईमानदारी से काम किया, हमारी सारी क्लासेस को आपने देखा, तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। नेक्स्ट, और बताना भी है कमेंट करके कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ताकि हम उसका पता भी लगा लें। 140, निम्न में कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की लास्ट वीडियो में बताया था हमने आपको, परसों जो वीडियो डाला था रात को उसी में बताया था कि नियामक विज्ञान आए तो नहीं करना है, आदर्शमूलक नहीं करना है, सकारात्मक करना है। तो ये सकारात्मक विज्ञान की जगह नियामक विज्ञान है, ये बात गलत है, ये इसका उत्तर है। 141, याद है आपको हमारे पुराने वीडियोस में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम 1974 में, आपको याद है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात बताते समय हमने आपको कितनी बार बताया कि पहले साहब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN बच्चे अलग से पढ़ाए जाते थे, अलग से विद्यालय में रहते थे,
फिर 74 में ये कहा कि साहब वो तो फिर कैसे कोप विद करेंगे समाज के साथ, तो मेन स्ट्रीमिंग में मुख्य स्कूलों में लाओ। तब आया था IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें क्या हुआ था, स्कूलों में ले आए थे, लेकिन स्कूलों में भी लाके उनको बाकी के साथ मुख्य धारा में तो शामिल कर दिया था, पर अलग कक्षों में पढ़ाते थे, अलग टीचर होते थे। तब फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा आई थी। नेक्स्ट 142। तो सारी की सारी बातें जो मैंने अभी आपको इस आंसर की में बताई हैं, सारी की सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, एक आध को छोड़कर। 142 में बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता, हमने बोला ना, शब्द भी आपको मिलेंगे, वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चेहरा दिखेगा। तो वंशानुक्रम व वातावरण दोनों, बहुत आसान सा था ये तो। 143। रिधिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को, छोटे बच्चों से बच्चे बन गए, हम भी अगर बच्चे होते, याद है आपको, दैट इज रिग्रेशन, प्रतिगमन, रिग्रेशन, फ्लाइट टू चाइल्डहुड, याद है आपको। नेक्स्ट 44। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑब्जेक्ट असेंबलिंग, पिक्चर कंस्ट्रक्शन, पैटर्न ड्राइंग, अलेक्जेंडर पास अलोंग। तो पुराने वीडियोस में भाटिया और दूसरे आपके वो है ना जलोटा, दोनों को जरूर ध्यान रखना। 10 से 16 वर्ष के बच्चों को स्टैंडर्डाइज किया था इन्होंने। भाटिया वाला परीक्षण है, उसमें वो वैयक्तिक परीक्षण है और वो निष्पादन परीक्षण है, जबकि उनका जलोटा वाला सामूहिक है और शाब्दिक है, दोनों में समय है, इसलिए गति भी है। ठीक है, तो याद रखना। तो भाटिया में हमने आपको बताए थे पांच आइटम्स हैं, कुछ देशी विदेशी, जिनमें अलेक्जेंडर पास अलोंग भी है, जिनमें आपका तत्काल पुनः प्राप्ति, इमीडिएट रिकॉल, तत्काल पुनः स्मरण था, जिसमें मैं कुछ बोलूँ 100 शब्द, फिर आप हाथों हाथ बोलो कितने बोल सकते हो, ये था। ठीक है, एक पैटर्न ड्राइंग था, स्टार बनाने वाला, याद है हमने आपको बताया था। एक चित्र निर्माण भी था। ठीक है, और पहला वाला ऑब्जेक्ट असेंबलिंग इनका नहीं था, ये तो आपके वेशलर वगैरह नॉन वर्बल में बताते हैं, तो ऑब्जेक्ट असेंबल टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? 145। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, पेवलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, यहाँ पे कबूतर दे दिया। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे, कॉलर चिंपैंजी, स्किनर। हम तो क्लास में स्टार्टिंग भी अधिगम में यही करते हैं कि साहब बोले थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, जीन पियाजे ने किस पे प्रयोग किया था, याद है आपको। चलिए 146, पुस्तकालय छोड़िए 146 को। 147 देखिए, ये ढूंढ लेना आप, ठीक है ना, लूमी वगैरह सुपर कंप्यूटर का नाम है। इसके बाद रेडियो तरंगे हमने आपको बताया था, याद है आपको। रेडियो तरंगे वायरलेस होती हैं, वायरलेस, बेतार, वायरलेस। 148 हो गया, और 147, 148 ये आप कर लेना। ओके बच्चों, तो चिंता नहीं करनी है, जैसा हुआ कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं, और आगे से क्या प्लान है वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।